बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे वेव का लेक्चर नंबर 3। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वेव के बारे में सीखा था कि वेव होती क्या है और स्ट्रिंग वेव क्या होती है, साउंड वेव क्या होती है, उनकी डेफिनेशंस जितनी भी थी, जो भी पैरामीटर्स थे वो सीखी थी। जनरल इक्वेशन ऑफ वेव सीखा था और सिंपल हार्मोनिक मोशन वेव की इक्वेशन बनानी सीखी थी। उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करे थे। तो अभी इस लेक्चर में सिंपल हार्मोनिक वेव से रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल्स करेंगे और उसके बाद में हम लोग सीखेंगे स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन स्ट्रिंग और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। तो देखते हैं बेटा कि क्या होता है। अपने पास में एक न्यूमेरिकल है सिंपल हार्मोनिक वेव से रिलेटेड और ये न्यूमेरिकल कुछ ये है इस तरीके से कि यहाँ बोला गया है कि इक्वेशन फॉर अ वेव इन अ स्ट्रिंग इज y इक्वल टू 0.03 sin 3x माइनस 2t। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो फॉर्म लिखी हुई वेव की, ये सिंपल हार्मोनिक वेव की फॉर्म है और यहाँ पर ये लिखा है y इक्वल टू 0.03 साइन ऑफ 3x माइनस 2t। तो बेटा इसे एक तरीके से और अपन लोग लिख सकते हैं। इसे कंपेयर अगर करेंगे तो y इक्वल टू a साइन 3x माइनस 2t से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। 3x माइनस 2t ने यहाँ पर a साइन kx माइनस ओमेगा टी। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने तो एक बात बताई थी कि ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है जो इक्वेशन पर। बेटा एक ही बात है, चाहे अपन लोग के एक्स माइनस ओमेगा टी लिखे, चाहे ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखे, अगर बीच में नेगेटिव साइन है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेव ट्रेवलिंग अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन। बस। तो ये इन्होंने ये दे रखा है कि जो बाई एंड एक्स यानी कि जो अपने पास में डिस्प्लेसमेंट्स हैं वो मीटर में और टाइम जो है वो सेकंड में। देन फाइंड आउट हमें करना है एट t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0.01 डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पता करना है एट t इक्वल टू 0 पर। तो बेटा देखो एट t इक्वल टू 0 पर देखें, यानी फर्स्ट पार्ट है अपने पास में एट t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0.01, इस पर अपने को पार्टिकल का 0.01 पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो बेटा अच्छे से पता है हमें कि वेव की इक्वेशन ये दे रखी y इक्वल टू दिस, और ये जो y होता है यही तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल है। ये y जो है वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अपन लोग यहाँ पर लिख सकते हैं y की जगह y इक्वल टू 0.03 साइन ऑफ 3x यानी 3x की वैल्यू क्या है बेटा, x की वैल्यू दे रखी है 0.01, तो यहाँ लिख दिया 0.01 माइनस 2 टाइम्स ऑफ टी। तो 2 टाइम्स ऑफ टी, टी की जगह अपन लोग क्या लिखेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चे बोलेंगे कि सर टी की जगह जो है अपन लोग लिख सकते हैं 0, क्योंकि टी इक्वल टू 0 पर पूछा गया। टी इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 0.01। तो यहां से बना अपने पास में y इक्वल टू 0.03 साइन 0.03। अच्छा, जब इस तरीके से कोई वैल्यू दे रखी होती है तो हम अपन लोग क्या काम करते हैं बेटा, अपन लोग रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। बहुत छोटी वैल्यू है एंगल की, तो इसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे यानी पाई बाई 180। और वैसे भी एंगल की बहुत छोटी वैल्यू है। जब एंगल की बहुत छोटी वैल्यू होती है साइन थीटा को अपन लोग थीटा के ही बराबर लेट कर लिया करते हैं। थोड़ी सी मैथमेटिक्स से अपन लगा देंगे तो इसे थीटा के इक्वल लेट कर लेंगे। ठीक, तो बन गया अपने पास में y इक्वल टू 0.03 इंटू 0.03 इंटू पाई बाई 180। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो 3 से इसे कैंसिल करेंगे, 6 टाइम्स आएगा यानी 60 हो गया। यहाँ बचा 0.01, मतलब आ गया अपने पास में 0 पॉइंट, मतलब मैं ये लिख सकता हूँ 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू पाई बाई 60। अब इसकी अगर वैल्यू पुट करेंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा अपने पास में बेटा 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। पाई की वैल्यू तो 3.14 है अपॉन में 60, तो ये 6 बचेगा, कैंसिल आउट करेंगे बचेगा 20। 3 से इसे कैंसिल आउट करेंगे बचेगा 1.57। ये आ गया। अब यहाँ पर 20 नीचे था तो ऊपर पहुंचेगा ये, तो 10 टू द पावर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, यानी कि -5 और बन जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल 1.57 इंटू 10 टू द पावर -5 मीटर व्हेन पार्टिकल इज एट t इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0.01। चलो ये आ गई। दूसरा बेटा इन्होंने क्वेश्चन में दूसरे में पूछा है कि वेलोसिटी ऑफ वेव फाइंड आउट करो। बड़ी सिंपल सी बात है, वेलोसिटी ऑफ वेव निकालना कोई बहुत बड़ा टास्क तो है नहीं, निकाल लेते भाई। देखो
एक चीज ध्यान देना इसमें, अगर ये दे रखा है वेव के इक्वेशन 0.0 में sin 3x माइनस 2t, तो ये जो 3 है बेटा अगर कंपेयर करेंगे तो 3 तो k के बराबर है। यहाँ पर अगर मैं 3 देखूं तो ये जो 3 है वो तो k के बराबर है, यानी कि मैं लिख सकता हूँ k इक्वल टू 3। k तो वेव नंबर था, k की वैल्यू 3 आ गई, और ओमेगा जो है यहाँ पर वो किसके इक्वल आ गया कंपेयर करने पर, 2 के इक्वल। अब मेरे बच्चे कहेंगे कि सर वेव की वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करें, तो बड़ी सिंपल सी बात है, वेव की वेलोसिटी तो फॉर्मूला अपने को पता था, और वो क्या था, वेव वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा अपॉन में k। सो ओमेगा की वैल्यू हो गई 2 और k की वैल्यू हो गई 3, तो वेलोसिटी ऑफ वेव आ गई अपने पास में 2.2/3 मीटर पर सेकंड। तो ये देखो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स मैंने पहले भी कराए, और इस बार में भी ये न्यूमेरिकल्स ऐसे बार बार कराने का लॉजिक ये है कि आपको फॉर्मूले पता लग जाए या कंपेयर करना पता लग जाए, थोड़े से फैमिलियर हो जाए इस चीज से, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं बेटा, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल, ध्यान देते हैं। इस तरीके से कोई एक इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन ऑफ वेव ये दे रखी y इक्वल टू 50 cos 1800t माइनस 5.3 इंटू एक्स, ये दे रखा है y इक्वल टू 50 cos 1800t माइनस 5.3 इंटू एक्स। तो हमें पता करना है यहाँ पर एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ का रेशियो। बड़ी सिंपल सी बात यार, अगर मैं एम्पलीट्यूड निकालूं तो यहाँ पर देखो सारी चीजें जो है वो मीटर में दे रखी हैं और टाइम सेकंड में, ये लेट करेंगे हम। तो इधर अगर मैं एम्पलीट्यूड की बात करूं तो एम्पलीट्यूड तो है बेटा 50, ये तो हो गया 50 मीटर, और अगर मैं बात करूं इसकी भाई कंपैरिजन अगर करेंगे तो y इक्वल टू 50 cos ओमेगा टी माइनस के एक्स किया, तो ओमेगा की वैल्यू तो यहाँ पर आगे बेटा 1800। बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर वहां तो साइन होता था, इधर cos क्यों कर दिया, cos कर दिया तो वैल्यू चेंज कर दो। बेटा केवल फेस का ही तो चेंज होगा, cos ओमेगा टी को π/2 प्लस थीटा लिख सकते हैं, तो केवल फेस का ही तो चेंज हुआ π/2 का, यहां पर तो ओमेगा की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये यही रहने देंगे। और वैसे भी साइन का फंक्शन और कॉस का फंक्शन दोनों एक ही होते हैं। अगर मैं कहूं कि साइन को मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं ऐसे, कॉस यहां से स्टार्ट होता है, और कॉस अगर ऐसे स्टार्ट हो रहा है तो कॉस तो π/2 ज्यादा है ना, कुछ देर पहले तो ये साइन था ना, कुछ देर पहले, ये बात समझ में आ रही होगी, या कुछ देर बाद ये साइन होगा, माइनस साइन होगा। तो कुल मिला के हम लोग इसको साइन कॉस ओमेगा टी को साइन में भी लिख सकते हैं, तो इस पर तो फर्क पड़ेगा नहीं, बस प्लस π/2 हो जाता है, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं थी, ओमेगा तो यही आता। तो यहाँ पर जो वेव अपने पास में जो इक्वेशन बनेगी वो ये बन गई, यानी ओमेगा की वैल्यू मैंने यहाँ से कैलकुलेट कर ली, और ये वैल्यू जो होती थी वो k के बराबर होती थी। क्या होता था बेटा, a कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो k तो 5.3 हो गया। चलो अब बताना है वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड का रेशियो। तो एम्पलीट्यूड तो बताया बेटा मैं अपने को कितना दे रखा है 50, एम्पलीट्यूड की जगह 50, और वेवलेंथ अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो यहां पर देखो वेव नंबर जो k होता था वो होता था 2π/λ, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 2π/k, तो यहां पर लैम्डा की जगह लिख देंगे 2π/k, और ये k तो ऊपर पहुंच जाएगा, तो क्या हो गया ध्यान देना, ये के ऊपर पहुंचा तो बन गया अपने पास में 50 इंटू के अपॉन में 2π, 2 से कैंसिल 25 बच गया, सो बन गया अपने पास में 25 इंटू के की वैल्यू तो है 5.3 अपॉन में पाई। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, ध्यान देना बेटा, तो ये बन जाएगा 25 इंटू 5.3, पाई की वैल्यू तो 3.14 लिख देते हैं। आगे हम लोग कैलकुलेशन इसकी करेंगे तो 5 3 जा 15, 25 इंटू 5.3, तो 25 3 जा 75 एंड 25 5 जा 125, 125 एंड 7 125 एंड 5 30 एंड 32, तो ये बन गया 32.5, 32.5 सॉरी 175, अच्छा 132.5 डिवाइड बाय 3.14, इसे अगर आप और कैलकुलेट करेंगे तो जो भी वैल्यू आ जाएगी देख लेंगे। लेट्स ये बन गया अपने पास बेटा, तो ये तो a/λ आ गया। दूसरा हमें बतानी है पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी। अच्छा मेरे प्यारे बच्चे, ये बात बिल्कुल क्लियर पता होगी, पार्टिकल तो एसएचएम करता था इस डायरेक्शन में, और एसएचएम में जो मैक्सिमम वेलोसिटी आती थी वो क्या होती थी बेटा, a ओमेगा के बराबर होती थी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल हम लोग अगर लिखेंगे तो वो तो a ओमेगा के ही इक्वल होगी। तो यहां पर इसकी जगह अपन लोग a ओमेगा लिख देंगे। a तो अपने को पता है कि 50 है,
और ओमेगा की भी वैल्यू अपने को पता है 1800 है। इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 18 5 जा 90 मेरे ख्याल से होगा इंटू 10 टू द पावर 3, यानी मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर 10 की पावर 4 मीटर पर सेकेंड। ये पार्टिकल की वेलोसिटी होगी। ये भी बात अपने को क्लियर होगी बहुत अच्छे से। तीसरा इन्होंने पूछा कि मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड वेव वेलोसिटी में रेशियो क्या होगा। यार बड़ी सिंपल सी बात है, पार्टिकल की वेलोसिटी तो निकाल ली, अब मैं अगर वेव की वेलोसिटी और निकालूं तो काम बन जाएगा। और वेव की वेलोसिटी तो मेरे बच्चे कहेंगे कि सर ओमेगा बाई के होती थी, और ओमेगा की तो वैल्यू अपने को पता है 1800 है, अपॉन में के तो 5.3 है। इनका अगर रेशियो देखेंगे तो रेशियो तो आ जाएगा अपने पास में मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स अपॉन में वेलोसिटी ऑफ वेव, और वी मैक्स की वैल्यू तो है अपने पास में 9 इंटू 10 टू द पावर 4 अपॉन वेलोसिटी ऑफ वेव इज 1800 इंटू 5.3। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दो कैंसिल, 2 बचे, 9 से कैंसिल करोगे तो 2 टाइम्स जाएगा, 2 से इसे कैंसिल करोगे 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 एंड 5, तो ये बन गया 2.65 इंटू 10 टू द पावर 2। तो मैं ये बोल सकता हूँ 265, ये रेशियो आ गया इन दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी का। ठीक है, तो यहां तक देखो इससे रिलेटेड जो सिंपल हार्मोनिक वेव जो इक्वेशन बना करती है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स अपन लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी करे थे, इस लेक्चर में भी किए, और बड़े सिंपल न्यूमेरिकल हुआ करते हैं। ठीक है, अब आगे जो टॉपिक पढ़ते हैं बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेव में, और उससे रिलेटेड मुझे लग रहा है ज्यादातर न्यूमेरिकल उसी से बन करके आया करते हैं जो अब टॉपिक करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अगले एक लेक्चर अभी और अगले लेक्चर तक यही टॉपिक चलेगा, यानी स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव या स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, किस तरीके साउंड वेव और या ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल करेंगी, उनकी स्पीड क्या होगी, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आया करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास में, नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। तो किसी स्ट्रेच स्ट्रिंग के ऊपर ट्रांसवर्स वेव की स्पीड क्या होती है, पहले वो हम लोग निकालेंगे, समझो। अच्छा, इसे निकालने के 3 मेथड है अपने पास में। पहला मेथड है कि हम लोग डायरेक्ट डायमेंशन एनालिसिस का अगर यूज करें तो उससे भी हम लोग इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि अगर हम लोग मान लो डायमेंशन एनालिसिस का यूज ना करें, अपन लोग डायमेंशन एनालिसिस का यूज ना करें, दूसरा कोई तरीका हो वेव की मैकेनिक्स का यूज करें तो भी निकाल सकते हैं। तो वो 2 तरीके अलग हो जाएंगे। तो पहले तो एक काम करते हैं हम लोग डायमेंशन एनालिसिस से देखते हैं कि पहला तरीका क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायमेंशन एनालिसिस अगर हम लोग लगाएंगे तो हमने लेट कर लिया कि जो वेव की स्पीड होगी v, वो डिपेंड कर रही है, डायमेंशन एनालिसिस से वो डिपेंड कर रही है वेव के मास के ऊपर, स्ट्रिंग के मास के ऊपर, मास ऑफ द स्ट्रिंग की पावर a, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग की पावर b, यानी स्ट्रिंग की लेंथ के ऊपर, एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग की पावर c, स्ट्रिंग की टेंशन के ऊपर, इन पर सब पर डिपेंड कर रही है। फिर से मैं बोले दे रहा हूं कि जो वेव की स्पीड है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, स्ट्रिंग के मास के ऊपर। ये मान लो कोई स्ट्रिंग है, ये कोई स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग का कोई मास है, इस स्ट्रिंग की लेंथ है, और वेव यहां से यहां ऐसे ट्रेवल कर रही है। तो ये स्ट्रिंग के मास के ऊपर, बिल्कुल क्लियर बात है कि स्ट्रिंग के मास के ऊपर भी डिपेंड करेगी, इसकी लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करेगी कितनी इसकी लेंथ है, और टाइम के ऊपर भी, और टेंशन के ऊपर भी डिपेंड करेगी कि स्ट्रिंग में टेंशन कितनी, जितनी ज्यादा टेंशन जनरेट होगी तो इलास्टिसिटी उसी से डिफाइन होगी जाकर के। तो इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड किया करती है। ठीक है, तो अगर डिपेंड कर रही है तो डायमेंशन एनालिसिस में अपन लोग बहुत अच्छे से जानते थे कि इस चीज को कैसे लिखना। अब इसे लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले तो यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो आ जाएगा स्पीड इक्वल टू आ जाएगा k टाइम्स ऑफ m टू द पावर a, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग की पावर b, एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग की पावर c। अब इस इक्वेशन की अगर हम लोग बात करें तो इसकी हम लोग डायमेंशन लिख देते हैं। तो राइट डायमेंशन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हम लोग डायमेंशन लिख देते हैं। तो अगर डायमेंशन लिखेंगे तो यार बेटा ये तो पता है कि स्पीड की तो डायमेंशन LT-1 होती थी, ये बात तो सारे बच्चों को पता है। कांस्टेंट की अपन लोग डायमेंशन नहीं मानेंगे, यहाँ पर ये कांस्टेंट डायमेंशन लेस होगा। तो मास की तो डायमेंशन यहाँ पर आ गई m, तो m की पावर हो गई a, लेंथ की डायमेंशन हो गई बेटा l की पावर हो गई b, और ये t टाइम नहीं है यार, ये t तो टेंशन है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर t इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। और मेरे प्यारे बच्चों को अच्छे से पता है कि जो टेंशन होगी वो टेंशन तो एक फोर्स का ही टाइप होता है, यानी फोर्स का अगर टाइप है तो इसका मतलब इसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ द फोर्स दैट इज mLT-2 टू द पावर c। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है।
क्या इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ m की पावर 0 l की पावर 1 t टू द पावर -1, और इसे मैं लिख सकता हूँ m टू द पावर, यहाँ पावर a है और यहाँ m की पावर क्या है c है, तो m टू द पावर a प्लस c। l टू दी पावर अगर मैं बात करूं, यहाँ l की पावर b है और इधर l की पावर c है, मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, यानी b प्लस सी एंड t टू दी पावर -2c। ठीक है, अगर मैं इन दोनों की पावर्स को कंपेयर करूं, कंपेयर पावर्स, और बल्कि पावर क्या है, ये बेटा डायमेंशन होती है जो पावर्स होती है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा है मैंने, डायमेंशन तो एक्चुअल में जो पावर्स होती है वही है। तो इन्हें अगर मैं कंपेयर करूंगा, तो कंपेयर करने के बाद में देखो, इधर a प्लस सी m की पावर है और इधर m की पावर है 0, तो a प्लस सी इक्वल टू हो गया 0, एक इक्वेशन बनी, यानी मैं लिख सकता हूं यहां से a इक्वल टू माइनस सी। ठीक है, दूसरी अगर मैं बात करूं, तो यहाँ l की पावर 1 है और इधर l की पावर है b प्लस सी, तो b प्लस सी इक्वल टू 1 हो गया, ये इक्वेशन सेकंड मैंने मान ली। और तीसरी की अगर मैं बात करूं, t टू दी पावर है माइनस का 2c, तो t की पावर -2c है, तो माइनस का 2c इधर और t की पावर इधर -1 है, -1 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और c की वैल्यू तो मेरे बच्चे 1/2 आ गई। अगर c की वैल्यू बेटा 1/2 आई है, तो a की वैल्यू तो c की जगह 1/2 रखोगे तो a की वैल्यू तो -1/2 आ जाएगी, और अगर a की वैल्यू -1/2 आ गई, c की वैल्यू 1/2 आ गई, तो यहां उठा के पुट करेंगे तो b प्लस सी की जगह क्या आ जाएगा, c की जगह आ गया 1/2 इक्वल टू 1, सो b की वैल्यू तो आ गई 1/2। a b और c इन तीनों की वैल्यू उठा करके अपन लोग इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो अगर इसमें अपन लोग पुट करें तो आ जाएगा अपने पास में, ध्यान देना, तो स्पीड ऑफ वेव b इक्वल टू आ गया k m टू दी पावर a, एंड a की वैल्यू है -1/2, m टू दी पावर -1/2, l टू दी पावर b की वैल्यू तो है 1/2, एंड t टू दी पावर c, t की वैल्यू तो है, c की वैल्यू तो है 1/2, ये बन गया। अगर ये पावर्स 1/2, इसका मतलब मैं इन्हें रूट में लिख सकता हूं, तो रूट में लिखने का क्या तरीका हो सकता है, b इक्वल टू के अंडर रूट ऑफ t की पावर 1/2 यानी कि रूट, l की पावर 1/2 यानी रूट, और m की पावर -1/2 यानी अपॉन में चला जाएगा। अच्छा, ये आ गया। क्या मैं इसे एक और तरीके से लिख सकता हूं? बच्चे कहेंगे सर कैसे, तो वो ये हो जाएगा कि k इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t अपॉन में मास अपॉन में लेंथ। भाई इस लेंथ को मैं इसके अपॉन में ले आया, जैसे इसके अपॉन में ले आया तो मैंने एक नया टर्म यहां पर इंट्रोड्यूस किया, मास पर यूनिट लेंथ, एंड मास पर यूनिट लेंथ इज डिनोटेड एज म्यू। तो यहां पर स्पीड ऑफ द वेव आ जाएगी अंडर रूट ऑफ के टी बाई म्यू, वेयर म्यू क्या है, वेयर म्यू इज द मास पर यूनिट लेंथ। अब एक चीज ध्यान देना, वेयर म्यू क्या है, म्यू इज द मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। अब बाई एक्सपेरिमेंट अगर देखा गया तो k की वैल्यू तो बेटा 1 थी, तो k की वैल्यू अगर 1 है तो क्या काम करेंगे, ध्यान दो, k की वैल्यू तो यहां पर 1 है, तो क्या बनेगा समझो। तो यहां पर अगर अपन लोग लिखेंगे b इक्वल टू k की जगह 1 लिख लिया अंडर रूट ऑफ t बाई म्यू, तो स्पीड ऑफ साउंड का जो फॉर्मूला अपने पास में आ चुका है बच्चों, वो आ गया है b इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t बाई म्यू, वेयर t इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड म्यू इज द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। यहां तक बातें क्लियर हो गई। अच्छा, दूसरा तरीका भी हो सकता है कि अगर हम ट्रांसवर्स वेव की स्पीड को फाइंड आउट करें, तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है समझो, किसी और तरीके से। मान लो ये कोई स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग थी, ऐसे, ये कोई स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग है इस तरीके से, और इस स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग को अपन ने यहां से ऐसे करके इसे वाइब्रेट किया यानी हिलाया, तो ड्यू टू इलास्टिक बिहेवियर हर एक पार्टिकल अपने पीछे वाले पार्टिकल की नकल करने की कोशिश करेगा, तो आगे चल के इसमें कहीं ऐसे ये जो स्ट्रिंग है वो कुछ इस तरीके से ऐसे आ जाएगी, ये जो स्ट्रिंग है वो कुछ इस तरीके से अपनी शेप बना लेगी ऐसी। अच्छा, ये जो है ये वैल्यू बहुत कम होगी, तो मैं इसके किसी पोर्शन की, यहां पर एक छोटे से पोर्शन की, सॉरी, तो ये वैल्यू तो बहुत कम होगी, तो मैं इसके अगर किसी छोटे से पोर्शन की, बहुत छोटे पोर्शन की, इसके किसी छोटे पोर्शन की अगर मैं जूम करके स्नैपशॉट लूं,
ध्यान देना, ऐसे इस पोर्शन की मान लो इतने से की, इसका अगर जूम करके स्नैपशॉट लो तो होगा क्या, ध्यान देना, होगा कुछ इस तरीके से कि ये वाला जो पोर्शन है मुझे कुछ ऐसा दिखेगा, बहुत छोटा पोर्शन मैंने लिया, बहुत छोटा, जो स्ट्रेट ऐसे थोड़ा सा कर्व दिखाई दिया। अब इसमें खेल क्या हो रहा होगा समझो, इधर वाले जो स्ट्रिंग के पार्टिकल है वो इसे इस तरफ टेंशन लगा रहे होंगे, तो इस तरफ एक टेंशन जनरेट हो रही है टेंजेंशियल डायरेक्शन में। भाई ये स्ट्रिंग ऐसे करके मैंने खींची, तो ये जो स्ट्रिंग के इधर वाले जो पार्टिकल होंगे वो ऐसे खींच रहे होंगे, इधर वाले ऐसे इस पोर्शन को खींचने की कोशिश कर रहे होंगे। भाई इसमें इलास्टिक बिहेवियर की वजह से ही तो एनर्जी ट्रांसफर होती है, यानी कि टेंशन इसमें आएगी। तो इस तरफ एक टेंशन इसमें आ रही होगी बेटा टी, और ऐसे इस तरफ भी इसमें एक टेंशन आ रही होगी टी। अच्छा ये जो पोर्शन है ये थोड़ा सा कर्व बना हुआ है, तो कुछ इसका एंगल होगा। मैंने कहा बड़ा छोटा सा पोर्शन, मैंने तो जूम करके इसे देखा है, इसे जूम कर लिया, तो मैंने कहा एक छोटा सा इसमें एंगल बनेगा, और वो एंगल तो मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा, डी थीटा। अब ये एंगल अगर डी थीटा है, ध्यान देना, तो ये वाला जो एंगल है वो हो जाएगा डी थीटा बाई 2। अगर ये एंगल डी थीटा है तो ये भी डी थीटा बाई 2 होगा, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, अल्टरनेट एंगल है। और अगर ये डी थीटा बाई 2 है तो टेंजेंट तो नॉर्मल से तो रेडियस है ना, मैंने रेडियस सेलेक्ट कर ली, आर है, तो टेंजेंट रेडियस से तो 190 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये अगर डी थीटा बाई 2 है तो ये वाला एंगल मेरे प्यारे बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो 90 माइनस डी थीटा बाई 2 होगा। बहुत अच्छी बात है। तो अगर मैं इस टेंशन के कंपोनेंट्स लेना चाहूं तो इधर भी तो यही एंगल होगा, ये वाला भी एंगल होगा 90 माइनस डी थीटा बाई 2। अब मैं अगर इस टेंशन के कंपोनेंट लेना चाहूं तो इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे, ध्यान देना, एक तो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में बनेगा और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में बना। इस डायरेक्शन के कंपोनेंट की बात करूं तो ये तो बन गया टी साइन 90 माइनस डी थीटा बाई 2, और ये वाला कंपोनेंट बन गया टी कॉस 90 माइनस डी थीटा बाई 2। ऐसे इधर भी बन जाएगा टी कॉस 90 माइनस डी थीटा बाई 2, और इस तरफ बन जाएगा टी साइन 90 माइनस डी थीटा बाई 2। ये कंपोनेंट हो गए। अब ध्यान दो, अब अगर ये वेव जो है वो ऐसे चल रही है तो मैंने तो इसके एक छोटे से पार्टिकल को देखा है, यहां पर ऐसे करके छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, वो पार्टिकल भी ऐसे ही घूम रहे होंगे और वो इसी सर्कल की रेडियस में घूम रहे। भाई मैंने अगर छोटा पोर्शन किसी कर्व का उठाया, मैं ये थोड़ी ना कर रहा हूं कि ये जो वेव है वो सर्कुलर इसका कर्वेचर होगा ना, लेकिन एक छोटा सा कोई अगर कर्व उठाओगे तो हर एक की अपनी एक सर्कुलर शेप हुआ करती, सबकी एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होती। मैंने उतने पोर्शन को उठाया, तो मैंने इतने पोर्शन को उठाया ऊपर से। तो अगर ये सर्कुलर शेप में ये पार्टिकल चल रहे हैं तो सर्कुलर शेप में पार्टिकल चलेंगे तो इनका कुछ मास होगा। मैंने लेट कर लिया, इसका मास तो है dm और इसकी स्पीड है v। तो बाहर की तरफ इस पर एक फोर्स और लग रहा होगा, दैट फोर्स इज कॉल्ड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो होना चाहिए dmv स्क्वायर बाई r। होता था ना, मास mv स्क्वायर बाई r होता था, तो वो dmv स्क्वायर बाई r हो गया। अब अगर बात की जाए तो देखो ये वाले फोर्स जो है, ये वाली टेंशन जो है एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये कैंसिल होगा। बची कौन सी, इसको जो बैलेंस कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स जहां से प्रोवाइड हो रहा है, वो तो भाई टेंशन का ये वाला कंपोनेंट है, तो मैं इसी को लिख दूंगा, यानी T इक्वल टू आ जाएगा अपने पास में T cos 90 माइनस डी थीटा बाई 2 प्लस T cos 90 माइनस डी थीटा बाई 2, यानी 2T cos 90 माइनस डी थीटा बाई 2 इक्वल टू यहां वाला मास यानी dm v स्क्वायर बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 2t cos 90 माइनस डी थीटा बाई 2? तो मेरे बच्चे कहेंगे कि सर ये तो sin डी थीटा बाई 2 हुआ, तो ये बन गया sin डी थीटा बाई 2। अच्छा मास ये जो लिखा है, इतने का मास क्या होगा समझ लेते, जरा ध्यान दो। मैं बोल दूं कि यहां पर जो मास पर यूनिट लेंथ है वो तो म्यू है, तो क्या मैं म्यू को लिख सकता हूं dm ओवर dl? बच्चे कहेंगे बिल्कुल सर, क्यों नहीं लिख सकते, म्यू को लिख दिया मैंने dm, और dl तो ये आर्क की लेंथ हो गई यहां से यहां तक की, ये जो आर्क की लेंथ है वो तो हो गई dl।
तो इस म्यू को लिख सकता हूं मैं डीएम ओवर डीएल। तो डीएम की वैल्यू आ जाएगी यहां से म्यू टाइम्स ऑफ डीएल, ये वैल्यू उठाकर इधर लिख देंगे तो बन जाएगा अपने पास में डीएम की जगह लिखेंगे म्यू टाइम्स ऑफ डीएल, म्यू टाइम्स ऑफ डीएल इंटू बी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अगर एंगल बहुत छोटा होता है तो फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल्स, ये जो साइन डी थीटा बाई 2 है, क्या मैं इसे डी थीटा बाई 2 लिख सकते हैं? हाँ भाई, स्मॉल एंगल में साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू थीटा, साइन टेन थीटा इक्वल टू थीटा एंड कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिख देते थे? 1 लिख देते थे। तो यहां पर ये आ जाएगा 2t साइन डी थीटा बाई 2 की जगह, सॉरी 2t साइन डी थीटा बाई 2 की जगह डी थीटा बाई 2। म्यू तो मास पर यूनिट लेंथ है और डी एल तो बेटा आर्क लेंथ है। ये जो डी एल है ये तो आर्क लेंथ है, और आर्क लेंथ को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? एंगल इंटू रेडियस। एंगल तो डी थीटा और रेडियस क्या है? आर है। तो इस डी एल को तो अपन लोग लिख सकते हैं आर डी थीटा इंटू बी स्क्वायर बाई आर। यहां तक बात क्लियर है? अब देखते हैं बेटा, आर से तो ये आर कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, डी थीटा से डी थीटा मारा गया, बचा क्या अपने पास में? टी इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर। सो स्पीड ऑफ वेव बी स्क्वायर इक्वल टू टी बाई म्यू। सो बी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। ये भी एक तरीका था वेव की स्पीड निकालने का, मतलब कुल मिलाकर फॉर्मूला तो वही आया। बेटा एक तरीके से अपन लोग और देख सकते हैं, इस वेव की स्पीड को कैलकुलेट करने का एक तरीका और हो सकता है। ध्यान देना जरा, कैसे समझो, वेव की थोड़ी सी मैकेनिक्स देखते हैं। मान लेते हैं कि ये स्ट्रिंग है, ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और इस पर वेव ऐसे चल रही है ये। अब अगर मैं यहां पर वेव के कुछ पॉइंट्स की बात करूं, मैं कहूं यहां पर एक पॉइंट 1, एक पॉइंट 2, ये पॉइंट 1 हो गया, ये पॉइंट 2 हो गया। ध्यान देने वाला, ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2। तो जब वेव ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे करके खींची होगी, ये पार्टिकल ऊपर की तरफ जब उठाए गए होंगे, तो अगर यहां देखें जब ये स्ट्रिंग सोई हुई होगी तो इसमें एलोंगेशन कम होगा, और ऊपर पहुंचा होगा तो एलोंगेशन बढ़ा है। और अगर एलोंगेशन बढ़ा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि यार टेंशन जनरेट हुई है, स्ट्रेस डेवलप हुई है, उसी की वजह से तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेवलप हुई है। तो अब इसमें टेंशन कितनी होगी वो हम लोग देख लेते हैं। ध्यान देते बेटा, अगर मैं टेंशन की बात करूं तो इसमें जो टेंशन होगी, मैंने लेट कर लिया यहां पर ये जो एंगल बन रहा है, तो एंगल बनेंगे, मैंने लेट कर लिया इधर की तरफ जो टेंशन है वो है T2, और इस तरफ जो टेंशन लग रही है वो है T1। ठीक है, अब इस पर ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है वो है θ2, और मैंने लेट कर लिया बेटा ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल बन रहा है दैट इज θ1। ये वाला एंगल तो है θ1। ठीक है, इस टेंशन के, इन दोनों टेंशन के दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट तो इधर होगा बेटा, और वो होगा T2 साइन, वो T2 cos θ2, सॉरी ये वाला जो कंपोनेंट आएगा वो आ जाएगा, ये कंपोनेंट आएगा T2 cos θ2, और इधर आएगा T1 cos θ1। ये स्ट्रिंग को ऐसे खींच रहे हैं, और स्ट्रिंग को नीचे लाने के लिए एक फोर्स और रिस्पॉन्सिबल होगा जो इसे रिस्टोर करने की कोशिश करेगा। जैसे ही मैंने ऐसे किया तो पार्टिकल स्ट्रिंग के ऊपर उठे, तो उन्हें इनकी मीन पोजीशन पर लाने के लिए भी तो एक फोर्स चाहिए, दैट इज कॉल्ड द रिस्टोरिंग फोर्स, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसे नीचे लाने के लिए। और वो फोर्स जो है, मेरे ख्याल से बच्चे कहेंगे कि इधर की तरफ तो लगेगा T1 sin θ1, और ऊपर की तरफ जो लगा इस पर फोर्स वो तो है T2 sin θ2। अब बच्चे ये बात बोल देंगे कि सर एक बात बताओ, ये जो फोर्स है, अगर बच्चे बोलेंगे कि सर यहां पर जो रिस्टोरिंग फोर्स है, स्ट्रिंग तो ऊपर जा रही है, मीन पोजीशन की तरफ लगना चाहिए, तो मीन पोजीशन की तरफ जो रिस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए वो तो बच्चे बोलेंगे कि सर दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स, यानी नेट फोर्स इस डायरेक्शन होगा, वही तो इसे मीन पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश कर रहा होगा। तो यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स यहां पर हो जाना चाहिए T1 sin θ1 माइनस T2 sin θ2।
अब अगर हम देखेंगे तो ये जो दोनों पॉइंट है, पॉइंट 1 और 2, मैं ये लेट करके चल रहा हूँ, ये दोनों पॉइंट क्या बहुत पास पास में, तो यहाँ पर टेंशन भी दोनों की लगभग क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो मैं T1 की जगह T1 इक्वल टू T2 यानी T लिख देता हूं। तो रिस्टोरिंग फोर्स तो मेरे प्यारे बच्चों आ गया T साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2, ये आ गया रिस्टोरिंग फोर्स। अब बात आ रही जब एंगल बहुत छोटा होता है तो फॉर स्मॉल एंगल्स अपन लोग साइन थीटा 1 की जगह टेन थीटा 1 लिख सकते हैं, और टेन थीटा 1 को तो लिखेंगे स्लोप यानी dy ओवर dx एट पोजीशन 1, एंड साइन थीटा 2 की जगह टेन थीटा 2 लिख सकते हैं, और इसकी जगह भी लिखेंगे स्लोप यानी dy ओवर dx एट पोजीशन 2। यहां तक काम आ गया, ठीक है। तो अपन लोग इसे लिख सकते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स आ जाएगा अपने पास में T साइन थीटा 1 की जगह dy ओवर dx एट पोजीशन 1 माइनस dy ओवर dx एट पोजीशन 2। बेटा रिस्टोरिंग फोर्स ही तो इसे एक्सेलरेशन प्रोवाइड करा रहा है, तो रिस्टोरिंग फोर्स जो इसे एक्सेलरेशन प्रोवाइड करा रहा है इनके पार्टिकल्स को, तो क्या मैं उसे ऐसे लिख सकता हूं, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इक्वल टू T टाइम्स ऑफ, यहां पर छोटा सा मास हो गया dm इक्वल टू T टाइम्स ऑफ dy ओवर dx एट पोजीशन 1 माइनस dy ओवर dx एट पोजीशन 2, ठीक है। एक काम करता हूं, मैं इसे अगर dx से मल्टीप्लाई कर दूं और dx से डिवाइड कर दूं तो मेरे ख्याल से किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर मैंने यहां पर dx से डिवाइड कर दिया और dx से मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या मैं इसे dm को ऐसे ही लिख सकता हूं? हाँ सर लिख सकते हो। इस dx को अपॉन में इधर ले आया, कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल ला सकते हो। इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, बेटा क्या होता था, बाई एक्सिस में पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है, तो क्या मैं उसे d2 बाई ओवर dt2 लिख सकता हूं? मेरे प्यारे बच्चे बोले बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल लिख सकते हैं इस चीज को ऐसे। अब आगे बढ़ते हैं, इक्वल टू यहां पर आ जाएगा अपने पास में, ध्यान देना जरा, कैलकुलस का अगर थोड़ा सा मैथ्स का यूज किया जाए तो एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन का डिफरेंस, किसी फंक्शन के डिफरेंशिएशन का डिफरेंस दो पॉइंट पर अपॉन में dx x के रेस्पेक्ट में, तो इसका मतलब ये तो डबल डिफरेंशिएशन है। भाई देखो फंक्शन का डिफरेंशिएशन का डिफरेंस, अगर एक फंक्शन होता कोई ऐसे, मान लो यहां पर ये लिखा होता x प्लस dx माइनस x अपॉन में dx, इसका मतलब फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो रहा था x का। अब डिफरेंशिएशन का डिफरेंस अपॉन में फिर से dx, तो इसका मतलब डबल डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो इस चीज को तो डबल डिफरेंशिएशन यानी d2x d2 बाई, सॉरी बाई का हो रहा है, तो d2 बाई ओवर dx2 ये लिख दिया इनटू t। बेटा ये जो dm ओवर dx है, क्या ये मास पर यूनिट लेंथ है? बच्चे कहेंगे हाँ सर बिल्कुल, मैं अगर इस लेंथ को dx मान रहा हूं तो इसी के तो पार्टिकल ऊपर की तरफ उठ करके गए हैं जिनमें एलोंगेशन हुआ, तो ये तो मास पर यूनिट लेंथ ही हुआ। तो इसकी जगह क्या मैं मास पर यूनिट लेंथ लिख सकता हूं? प्यारे बच्चे बोलेंगे कि बिल्कुल सर, इसे मास पर यूनिट लेंथ म्यू से डिनोट करो, और ये बन गया d2 बाई ओवर dt2 अपॉन d2 बाई ओवर dx2 होल इक्वल टू d। बच्चों को ये बात अगर याद हो तो मैं बता दूं, लास्ट लेक्चर में मैंने इसे प्रूव किया था जब डबल डिफरेंशिएशन वेव का किया था, और ये वैल्यू जो थी वो b स्क्वायर के इक्वल आई थी, यानी स्पीड ऑफ वेव के इक्वल आ गई थी। तो इसे तो b स्क्वायर लिखेंगे, म्यू इस तरफ पहुंच जाएगा तो बनेगा t बाई म्यू। सो b की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में अंडर रूट ऑफ t बाई म्यू। बहुत अच्छे से चीज क्लियर हो गई, कोई दिक्कत ही नहीं। यानी स्पीड ऑफ वेव को हमने तीन अलग अलग तरीके से निकालना सीखा, और वो उसकी जो वैल्यू आई वो अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू, वेयर टी इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग जिसमें वेव स्ट्रिंग में चल रही होगी, एंड म्यू इज द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है। ठीक है, आगे देखते हैं, ध्यान दो। आगे अगर हम लोग बात करें तो इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, समझते हैं। देखो बेटा, मान लो ये अपने पास में कोई पुली है ऐसे, और ये पुली अभी मैं मान के चल रहा हूं, ये जो पुली है वो तो बेटा मासलेस है, ये मासलेस पुली है, और इसके ऊपर ये स्ट्रिंग जो है वो इस तरीके से ऐसे करके मूव कर रही है, ऐसे करके। ठीक है, यहां पर स्ट्रिंग इस तरीके से चल रही है, और पुली में
मैं ये मान के चल रहा हूँ स्लिपिंग है, ठीक है। तो स्लिपिंग है तो एक चीज ध्यान देना, इस स्ट्रिंग पे तो टेंशन आएगी इधर की तरफ टी, इधर की तरफ आएगी टेंशन टी, भाई सेम टेंशन रहेगी एक ही स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग को ये मान के चल रहा हूँ कि स्ट्रिंग के मास पर यूनिट लेंथ इतनी दे रखी 0.01 kg पर मीटर, ठीक है, ये दे रखी है स्ट्रिंग की लेंथ, ठीक है। अब ध्यान देना बेटा, समझो, अगर मुझे यहां पर स्पीड ऑफ वेव फाइंड आउट करनी, फाइंड स्पीड ऑफ वेव, तो स्पीड ऑफ वेव का तो मेरे बच्चे बोलेंगे कि सर फॉर्मूला तो टी बाई म्यू होता था, और यार म्यू क्या होता था, म्यू तो होता था मास पर यूनिट लेंथ। तो ये तो म्यू तो अपने को पता है गिवन है क्वेश्चन में कि म्यू की वैल्यू तो 0.01 kg पर मीटर है। अगर मैं टी और कैलकुलेट कर ले जाऊं तो आंसर आ जाएगा अपना। तो अब क्या काम करते हैं, टी को कैलकुलेट करते हैं। तो टी कैलकुलेट करना है तो यार बड़ा आसान काम है, कैलकुलेट करते हैं। इधर की तरफ बेटा ध्यान दो, नीचे की तरफ तो लगेगा इसमें 3g, इसमें भी नीचे की तरफ क्या लगेगा 2g, और ये वाली इधर की तरफ एक्सेलरेट कर रही होगी ए एक्सेलरेशन से, और ये इस तरफ एक्सेलरेट कर रही होगी ए एक्सेलरेशन से। तो यहाँ टेंशन अगर अपने को निकालनी है तो एटवुड मशीन है, वैसे तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं टेंशन 2 टाइम्स ऑफ m1 m2g अपॉन में m1 प्लस m2, लेकिन एक काम करते हैं इक्वेशन बना करके, कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर इक्वेशन बना करके इसे कैलकुलेट करो। तो करते हैं, देखो नीचे वाला ये फोर्स ज्यादा होगा, ऊपर वाला फोर्स कम होगा, तभी तो ये नीचे की तरफ जाएगी। तो क्या बनी इक्वेशन 3g माइनस का t इक्वल टू 3 है, एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन हो गई अपने पास में t माइनस 2g इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a, इधर बना दें दूसरी इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करेंगे तो t से तो t कैंसिल, 3g माइनस 2g तो आ गया g इक्वल टू 5 है। सो a की वैल्यू आ गई g बाई 5। a की वैल्यू उठा करके सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। अगर पुट वैल्यू ऑफ a, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकेंड, तो a की वैल्यू अगर सेकेंड इक्वेशन में अपन लोग पुट करेंगे तो बन जाएगा अपने पास में t माइनस 2g इक्वल टू 2 टाइम्स ए की वैल्यू तो g बाई 5 है, यानी 2g बाई 5 उस तरफ पहुंचेगा तो t की वैल्यू तो हो गई 2g बाई 5 प्लस 2g यानी 12g बाई 5, ये आ गई t की वैल्यू इतने न्यूटन। तो स्पीड ऑफ वेव निकालनी वो तो होती है बेटा अंडर रूट ऑफ t बाई म्यू। सो t की वैल्यू है 12g बाई 5 और म्यू की वैल्यू तो है 0.01। मैं जी की वैल्यू अगर यहां पर 10 यूज करूं तो ये बन गया अपने पास में 12, 10 की पावर माइनस 2 इंटू 10, 10 की पावर प्लस का 3 डिवाइड बाई 5। एक 10 से कैंसिल करेंगे, 10 की पावर 2 आ जाएगा, 10 की पावर 2 मतलब 10 बाहर, 12 का रूट आएगा 2 रूट 3, यानी कि यहाँ पर स्पीड ऑफ वेव हो जाएगी 20 रूट 3 मीटर पर सेकेंड। अगर चाहे तो रूट 3 की वैल्यू 1.732 भी पुट कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है फॉर्मूले से रिलेटेड क्या काम करना होगा बेटा, जब भी स्पीड जो है मुझे निकालनी, मास पर यूनिट लेंथ दी होगी, नहीं भी दी होगी तो भी निकाल ले जाएंगे, और अपने को टेंशन कैलकुलेट कर लेनी, किसी तरीके से टेंशन कैलकुलेट करके स्पीड ऑफ द वेव हम लोग निकाल सकते हैं। ध्यान देते दूसरा न्यूमेरिकल समझो, इस तरीके से न्यूमेरिकल दिया है कि इसमें कोई स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव हमें कैलकुलेट करनी है, वो एक्सटेंशन स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव गिवन है और वो दे रखी है 80 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ भी दे रखी है बेटा 50 सेंटीमीटर और मास भी दे रखा है इसका 5 kg। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका दे रखा है 1 मीटर 1 mm स्क्वायर, एंग्स मॉडुलस दे रखा है। अपने को एक्सटेंशन इन द वायर यानी कि चेंज इन लेंथ कैलकुलेट करनी है, कोई दिक्कत नहीं यार, बड़ी आसानी से कैलकुलेट करेंगे। ध्यान देना जरा, अगर मैं बात करूं इस चीज की एंग्स मॉडुलस जो होता है तो वो क्या होगा, तो एंग्स मॉडुलस जो होता है वो मेरे बच्चे बोलेंगे कि सर एंग्स मॉडुलस तो टी अपॉन में एरिया ए अपॉन में डेल्टा एल इंटू एल होता है। तो टी की तो वैल्यू आ गई बाई इंटू डेल्टा एल अपॉन में एल टाइम्स ऑफ ए, ये तो टेंशन आ गई। अब अगर मैं स्पीड वाले फॉर्मूले में से लगाने की कोशिश करूं तो बच्चे बोलेंगे कि सर बिल्कुल लगा सकते हो, बी इक्वल टू तो अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू होता है। मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात है, मैं तो लगा सकता हूं बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। क्या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू की जगह तो लिख सकते हैं मास पर यूनिट लेंथ यानी मास अपॉन में लेंथ, तो मास तो यहां आ गया, लेंथ यहां पहुंच गई। टी की वैल्यू अगर मैं यहां उठा के पुट करूं सो बी इक्वल टू आ जाएगा अपने पास में अंडर रूट ऑफ टी की जगह तो ये वाली वैल्यू रख सकते हैं, यानी कि टी की जगह हो जाएगा बाई इंटू डेल्टा एल अपॉन में ए टाइम्स ऑफ एल
इंटू एल अपॉन में मास एम, ये बना। बच्चे बोलेंगे सर इसे तो कैंसिल आउट कर दो, तो कर दिया भाई, कोई जरूरत ही नहीं थी, कैंसिल आउट हो गया। अब क्या पूछा गया, अब पूछा गया चेंज इन लेंथ बताओ, तो यानी डेल्टा एल पूछा, एक्सटेंशन इन द वायर। एक्सटेंशन इन द वायर का मतलब अपने को तो डेल्टा एल कैलकुलेट करना है। यार फॉर्मूला तैयार है, डेल्टा एल निकाल सकते हैं। इसका स्क्वायर अगर करेंगे तो आ जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू बाई इंटू डेल्टा एल अपॉन में मास इंटू एरिया ए। सो डेल्टा एल की तो वैल्यू हो गई मास इंटू एरिया ए इंटू बी स्क्वायर अपॉन में बाई। वेरी गुड। तो मास की अगर बात करेंगे तो मास तो है 5 kg, इंटू एरिया की बात की जाएगी तो 1 mm स्क्वायर यानी 1 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू स्पीड ऑफ वेव। एंड वेव की स्पीड तो याद है रखी 80 मीटर पर सेकेंड, यानी मैं लिख सकता हूं 64 इंटू 10 टू द पावर 2, ये बन गई अपॉन एम्स मॉडुलस दे रखा 16 इंटू 10 टू द पावर 11। सॉल्व कर लेते हैं बेटा। 16 से इसे सॉल्व कैंसिल आउट करोगे तो ये 4 टाइम्स जाएगा एंड 4 5 जाए 20, तो ये बन गया अपने पास में 20 इंटू 10 की पावर -6 और ये प्लस का 2 बचा -4, ऊपर ये पहुंचेगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का पहुंचा 10 की पावर 11 एंड ये बना -4, तो हो गया 10 टू द पावर -15। मतलब मैं ये लिख सकता हूं 2 इंटू 10 टू द पावर -14 मीटर पर सेकेंड। ओह सॉरी एक्सटेंशन 2 इंटू 10 टू द पावर सॉरी ये बन गया 2 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर -14 मीटर, ये एक्सटेंशन आ गई। यहां तक बातें क्लियर है। चलो आगे देखते हैं बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल कुछ इस टाइप का दे रखा है, उसमें अगर पीछे देखे बेटा ध्यान देना, इस वाले न्यूमेरिकल में सॉरी चलो हाँ वो हो चुका था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर न्यूमेरिकल की बात करें तो कुछ इस तरीके का दे रखा है कि अपने पास में ये कोई रिजिड सपोर्ट है, यहां पर ये रिजिड सपोर्ट दिया हुआ है, ये है कोई रिजिड सपोर्ट, ये और इस रिजिड सपोर्ट से 2 स्ट्रिंग लटक रही है। एक स्ट्रिंग दिखाई पड़ रही होगी ए बी है और दूसरी स्ट्रिंग मैंने यहां लिख दी सी डी। ये अब हमें कैलकुलेट करनी स्पीड ऑफ द वेव इन दिस एंड दिस, इन दोनों में स्पीड ऑफ द वेव पता करना। कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी आसानी से पता कर लेंगे। दोनों में अगर मुझे टेंशन पता लग गई तो वेव की स्पीड निकालना कोई बड़ी खीर नहीं है, क्योंकि टेंशन ही तो पता करनी। यहाँ पर μ1 और μ2 तो दे ही रखा है, तो यहाँ की टेंशन मैंने लेट कर ली T1 और यहाँ की तो टेंशन मेरे बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो हुई T2। तो अगर इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, ये कोई सिस्टम जो है वो एक्सेलरेट तो कर नहीं रहा, तो इधर होना चाहिए mg की इक्वल यानी 3.2 इंटू जी के इक्वल। तो T2 की तो वैल्यू अपने को पता लग गई, वो किसके इक्वल हो गई बेटा 3.2 टाइम्स ऑफ जी। ऐसे इधर भी T2 लगेगा और इधर लगेगा 3.2 टाइम्स ऑफ जी। तो अब T1 अगर कैलकुलेट करेंगे तो मेरे बच्चे बोलेंगे कि सर अगर यहां देखें तो ये T1 तो इन दोनों फोर्स के बराबर है, और ये दोनों फोर्स कितने, एक तो है 3.2 टाइम्स ऑफ जी प्लस दूसरा तो है T2, और T2 की वैल्यू तो निकाल चुके थे 3.2 टाइम्स ऑफ जी। तो 3.2 टाइम्स ऑफ जी 3.2 टाइम्स ऑफ जी दैट इज 6.4 टाइम्स ऑफ जी, यानी कि T1 भी आ गया। अब स्पीड ऑफ वेव अगर दोनों में निकालनी तो पहले में जो वेव की स्पीड आएगी वो v1 मैंने लेट करनी, वो T1 अपॉन में μ1 होगी, और वो कितनी आएगी, तो बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो आएगी T1 की वैल्यू तो पहले वाले में आ रही 6.4 टाइम्स ऑफ जी, जी की वैल्यू होगी 10 अपॉन में μ1 उसकी वैल्यू होगी 10 ग्राम पर मीटर। ग्राम को अगर अपन लोग कैलकुलेट करेंगे जाकर के केजी में तो 10 टू द पावर -3, यानी ये बना अपने पास में 64 इंटू 10 की पावर -2। 64 का तो रूट आता है बेटा 8 अपॉन में 10 की पावर -1 मीटर पर सेकेंड, ये ऊपर पहुंचेगा तो आंसर आ जाएगा 80 मीटर पर सेकेंड। दूसरे में बेटा कैलकुलेट करते हैं, ध्यान देना। दूसरे में अगर स्पीड ऑफ वेव हमें निकालनी है यानी v2, तो v2 की वैल्यू तो आ जाएगी बेटा √T2/μ2, और T2 की तो वैल्यू जो टेंशन थी वो अपन लोग कैलकुलेट कर चुके थे, वो किसके इक्वल थी बेटा 3.2 टाइम्स ऑफ जी के इक्वल थी। तो इसकी जगह लिखेंगे √3.2 टाइम्स ऑफ जी, और जी की वैल्यू तो है 10 अपॉन में μ2 की वैल्यू यार दे रखी 8 ग्राम पर मीटर, यानी 8 ग्राम में दे रखा है, यानी केजी में कन्वर्ट करेंगे 10 टू द पावर -3। फिर से इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये टर्म कैंसिल होके बचा 4, ठीक है, और
और यहाँ पर हो गया 10 की पावर -3, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, इंटू 10 हो जाएगा 10 की पावर -1, और 1 अपॉन में √10 और बचेगा अपने पास में, तो ये हो गया 20/√10। क्या मैं बच्चे ये लिख सकता हूँ इसे 2 √10 मीटर पर सेकेंड? तो बच्चे बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो, और ये अपने पास में सेकेंड में आंसर आ गया, यानी B2 की वैल्यू भी आ गई। तो इस तरीके से अपन लोग फॉर्मूला बेस इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं बड़ी आसानी से निपटा सकते हैं। अब आगे कुछ और अच्छे से न्यूमेरिकल एक और देखते हैं, ध्यान देना बेटा। इस तरीके से ये बढ़िया न्यूमेरिकल है, ध्यान दो। इसमें ये बोला गया कि राइट द वेलोसिटी ऑफ द ट्रांसवर्स वेव, राइट द वेलोसिटी ऑफ द ट्रांसवर्स वेव ट्रेवलिंग ऑन द स्ट्रिंग एज अ फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द लोअर एंड। हमें बतानी है कि अगर यहां पर वेव आए, लोअर एंड से ऐसे वेव चले, तो हमें उसकी वेलोसिटी की जो इस पर जो वेव आएगी उसकी वेलोसिटी जो है लोअर एंड से डिस्टेंस के फंक्शन में उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, ध्यान देना बेटा। अच्छा ये आई कहां से पहले समझो। इन्होंने ये बोला है कि इफ द रोप इज गिवन अ सडन साइडवेज जर्क, इसे सडन साइडवेज जर्क अगर दिया गया तो इसके ऊपर कुछ वेव जो है वो इस तरीके से आगे की तरफ, ऊपर की तरफ जूम जूम भागती हुई ऐसे चली जाएगी। यहां पर ऐसे जर्क दोगे, ऐसे करके जर्क दिया, जैसे ही इसे जर्क दिया वैसे यहां पर वेव ट्रेवल करना स्टार्ट हो गई। समझते जाना बेटा क्या क्या यहां कहानी बन रही है, कहानी कुछ अलग है, ध्यान दो। कहानी कुछ इस टाइप की है, इस तरीके से स्ट्रिंग है, ये इस तरीके से स्ट्रिंग है, लेट कर ली ऐसे, जैसे ही इसे यहां जर्क दोगे। अच्छा इस स्ट्रिंग की स्पीड की अगर मैं बात करूं, ध्यान देते जाना बेटा, इस स्ट्रिंग की अगर मैं स्पीड की बात करूं तो क्या यहां पर स्ट्रिंग की स्पीड तो पता है अपने आप को, फॉर्मूला क्या होता था T/μ, वेयर म्यू इज द मास पर यूनिट लेंथ, वो तो होगा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है कुछ मास इसका। मैंने लेट कर लिया, इसका मास जो है वो m है, मैंने लेट कर लिया, इसकी लेंथ l है एंड मास ऑफ द स्ट्रिंग इज m। शायद दे रखा, नहीं दे रखा तो मैं लेट कर लूंगा, ठीक है। लेट मास ऑफ द स्ट्रिंग इज m। अब समझो टेंशन स्ट्रिंग में किसकी वजह से आएगी, ध्यान देना। अगर मैं कहूंगा बच्चों से कि बेटा ये बताओ यहां पर टेंशन किसके बराबर होगी, तो मेरे बच्चे बोलेंगे कि सर यहां तो टेंशन है 0। क्यों 0 है समझो। मान लो ये कोई स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग जब किसी भी चीज में टेंशन आती थी तो वो टेंशन तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता था, एक्शन रिएक्शन होती थी ना, टेंसाइल टाइप इंटरनल फोर्स। तो अगर अर्थ इसके मास को नीचे की तरफ खींचने की कोशिश कर रही है तो ऊपर की तरफ एक फोर्स और लगेगा जो उसे वापस लाने की कोशिश कर रहा होगा, यानी एक्शन रिपेयर आ जाएगा, उसी को हम लोग कहते थे टेंशन। लेकिन अगर यहां के मास की बात करें तो यहां तो कोई मास है ही नहीं, तो इस एंड को कौन खींच रहा, कुछ नहीं, तो इस पॉइंट पर तो टेंशन हो गई 0। मैं इस पॉइंट की अगर टेंशन की बात करूं तो मेरे बच्चे बोलेंगे कि सर यहां तो पूरा का पूरा मास m है, तो यहां की तो टेंशन हो गई mg। मतलब कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो यहां पर टेंशन है 0, फिर टेंशन थोड़ी सी बढ़ी क्योंकि यहां मास थोड़ा सा बढ़ गया, इतने मास को खींचने की कोशिश कर रहे हैं, फिर यहां पहुंचे तो इतने मास को अर्थ खींचने की कोशिश कर रही, फिर और ऊपर पहुंचे तो अर्थ इतने मास को खींचने की कोशिश कर रही, और ऊपर पहुंचे तो इस पूरी स्ट्रिंग को अर्थ खींचने की कोशिश कर रही है। यानी कि इसमें स्ट्रिंग में टेंशन लगातार क्या हो रही है बेटा, बढ़ती चली जा रही। अगर टेंशन लगातार बढ़ेगी तो TB इक्वल टू T/μ है, म्यू तो मास पर यूनिट लेंथ है, वो तो कांस्टेंट रहेगा, तो मैं ये लिख सकता हूं B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। इसका मतलब वेव की स्पीड जो है वो लगातार ऊपर की तरफ जाएगी तो बढ़ती हुई चली जाएगी। यहां तक बात क्लियर। अब ध्यान देना एक चीज और बेटा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन से अलग हम लोग हट करके देखें तो B इक्वल टू जो होता था अपन लोगों ने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ ऑफ द वेव, ये तो याद है ना। B इक्वल टू क्या था, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ ऑफ द वेव। फ्रीक्वेंसी जो होती है बेटा वो सोर्स की प्रॉपर्टी होती है, वो डिपेंड ही नहीं करती इस पर मीडियम के ऊपर, तो वो सोर्स की प्रॉपर्टी है, तो लगातार वैसी होती रहेगी भाई, ये तो चेंज होनी नहीं ना, ये तो सोर्स की प्रॉपर्टी। मैंने यहां पर जर्क ऐसे दिया तो जो सोर्स जिससे ये जर्क दिया था उसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी उसी फ्रीक्वेंसी से लगातार वेव ट्रेवल करती चली जाएगी, तो यानी ये तो कांस्टेंट है। तो फिर सर चेंज क्या हो रहा है भाई, B जो चेंज हो रहा है तो इसका मतलब इसकी वेवलेंथ भी चेंज हो रही है। अगर मैं इस स्ट्रिंग पर कोई वेव बनाऊं, ध्यान देना, तो इस स्ट्रिंग पर अगर वेव बनेगी तो पहले अगर वेवलेंथ ये है तो अगली बार में वेवलेंथ थोड़ी सी बढ़ेगी, मतलब वेव जो है
अगर देखेंगे तो पहले कम ऐसे करके साइकिल की वेव बनेगी, साइकिल इसके धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे, कम वेवलेंथ की वेव बनेगी, फिर और बड़ी वेवलेंथ की बनेगी, फिर और बड़े वेवलेंथ की वेव बनती चली जाएगी, ऐसे ऊपर तक पहुंचेगी सेंट तक। तो ये कहानी इसमें पूछी तो नहीं गई, लेकिन अपने को क्लियर हो गई कि क्या क्या हो रहा है। अब पूछा क्या गया समझो, अपने को ये पूछा गया कि स्पीड या वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव ट्रैवलिंग ऑन द स्ट्रिंग एज अ फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द लोअर एंड से डिस्टेंस के फंक्शन में इसकी स्पीड हमें फाइंड आउट करनी। तो बड़े आसानी से अपन लोग कैलकुलेट करेंगे। हमने मान लिया कि यहां से x डिस्टेंस दूर पर एक कोई पॉइंट है A, यहां से x डिस्टेंस दूर पर एक कोई पॉइंट A है। अब मैं बच्चों से पूछूंगा कि ये बताओ बेटा यहां पर टेंशन कितनी होगी, तो बच्चे बोलते हैं कि सर टेंशन तो m/g के बराबर है, इधर टेंशन तो 0 है, जैसे ही पूरा का पूरा मास आ गया mg, तो यहां पर तो टेंशन T = mg हो गई। अब इतने मास को अर्थ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहां पर टेंशन कितनी होगी, तो बच्चे बोलेंगे कि सर एक बात बताता हूं मैं कि अगर पूरी l लेंथ थी तो पूरी l लेंथ का तो मास सर था m, तो एक यूनिट का तो मास हो जाएगा m/l, और अगर एक यूनिट का मास जो है वो m/l है यानी म्यू है, तो यहां से यहां तक की अगर मैं बात करूं कि इतने का मास क्या होगा, तो बच्चे बोलेंगे कि सर यहां से यहां तक का जो मास होगा वो तो हो जाएगा x लेंथ का मास जो है उसी को मैंने लेट कर लिया कि m डैश है, और उसकी वैल्यू तो हो गई अपने पास में m/l टाइम्स ऑफ x, ये बन गया। तो अगर इसमें भी मैं मास पर यूनिट लेंथ की बात करूं तो मैं लेंथ का क्या कर दूंगा, लेंथ से डिवाइड कर दूंगा, वैल्यू बन जाएगी, ये तो मास पर m डैश इतना मास आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये इतना इसका मास है, तो इस पर टेंशन बेटा क्या होगी, तो बच्चे बोलेंगे सर टेंशन तो निकालना बड़ा आसान है, यहां का मास इंटू जी, यानी टेंशन तो आ जाएगी अपने पास में m डैश इंटू जी। सो टी की वैल्यू आ गई m डैश तो हो गया m/l टाइम्स ऑफ x इंटू जी। मेरे बच्चे कहेंगे कि सर m/l तो मास पर यूनिट लेंथ है, इसकी जगह क्या मैं म्यू लिख दूं, तो मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल भाई लिख दो। तो t की वैल्यू तो आ गई म्यू टाइम्स ऑफ x इंटू जी, ये t हो गई। तो स्पीड ऑफ वेव बेटा क्या होनी चाहिए, वो हो जाएगी अंडर रूट ऑफ t/म्यू होती थी, इसकी जगह लिखेंगे b = t की जगह तो म्यू टाइम्स ऑफ x/g अपॉन में म्यू से तो म्यू कैंसिल हो गया, तो स्पीड ऑफ वेव बन गई बेटा अंडर रूट ऑफ g टाइम्स ऑफ x। ये स्पीड ऑफ वेव एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द लोअर एंड हो गई। एक तो तरीका, एक अपने पास में आंसर आ चुका है। दूसरे पर देखते थे हम। तो दूसरा इन्होंने ये कहा कि इफ द रूफ इज गिवन अ सडन साइडवेज जर्क, हाँ दिया, तभी इस पर बॉटम पर एक वेव आई एट द बॉटम, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द पल्स टू रीच द सीलिंग। अब यहां से यहां तक ये वेव चलेगी, तो यहां से यहां तक पहुंचने में इसने टाइम कितना लिया। अब बच्चे बोलेंगे कि सर मैं सीधे लिख दूं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस तो l थी और स्पीड को v लिख दूं और आंसर आ जाना चाहिए। लेकिन नहीं भाई, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर स्पीड कांस्टेंट नहीं है, स्पीड तो चेंज हो रही है एज अ फंक्शन ऑफ टेंशन। जैसे जैसे टेंशन चेंज हो रही वैसे वैसे स्पीड चेंज हो रही है। अगर स्पीड चेंज हो रही इसका मतलब सीधे सीधे हम लोग भाई स्पीड अगर चेंज हो रही तो स्पीड अपॉन डिस्टेंस, या तो स्पीड चेंज हो रही या तो बढ़ रही है, कम हो रही है, बढ़ ही रही है, क्योंकि यहाँ पर टेंशन बढ़ रही है तो स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है तो इसका मतलब यहाँ पर तो एक्सेलरेशन है। और अगर एक्सेलरेशन है तो हम डायरेक्ट इसको सीधे स्पीड टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड नहीं लिखेंगे। तब सर क्या लिखेंगे, अरे यार तब तो ये अपने पास में एक तरीका है, इसे आसानी से हम अपन लोग क्या कर सकते हैं, इस चीज को लिखने का ये तरीका है कि हम लोग इसे स्पीड को एज अ फंक्शन ऑफ लेंथ निकालें, और एज अ फंक्शन ऑफ लेंथ निकाल करके इंटीग्रेट कर दे, काम बन जाएगा एक्स डिस्टेंस पर ही। ध्यान देना जरा क्या बनेगा, समझो इसी को। यहां तक तो बातें क्लियर थी। अपन लोगों ने पहला आंसर इसका निकाल लिया था, और वो तो था b इक्वल टू, पहला आंसर अपन लोगों ने इसका कैलकुलेट कर लिया था, और वो था b इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x टाइम्स ऑफ g। तो मुझे लग रहा है अब तो कोई दिक्कत है नहीं। अगर मैं इस b को लिखना चाहूं तो क्या बच्चे ये लिख सकता हूं b को dx/dt। बच्चे बोले बिल्कुल सर क्यों नहीं लिख सकते हो, ये तो हो गया ये। क्या मैं इस फंक्शन को ऐसे लिख सकता हूं, dx अपॉन में अंडर रूट ऑफ x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g टाइम्स ऑफ dt। डिफरेंशियल फॉर्म बनाई इसकी, इस तरीके से बन गई। अब मेरे बच्चे बोलेंगे कि सर यहां पर जब थे तो वेव चलना स्टार्ट हुई थी, यानी टाइम था 0। जब बिल्कुल सीलिंग पर पहुंच गए तो मैंने कहा मैंने टाइम लिया यहां से यहां तक t,
तो अभी शुरुआत जब वेव चलना स्टार्ट हुई तो x कितना चले, x तो लोअर एंड से डिस्टेंस और x की वैल्यू तो है पहले 0 और बाद में पहुंचे तो यहां पर तो सर x की वैल्यू l के बराबर हो गई। तो क्या इसे इंटीग्रेट अगर मैं करूंगा तो क्या इसका इंटीग्रेशन, अगर मैं टाइम 0 की बात करूं तो x की वैल्यू तो 0 है और जैसे ही टाइम t पहुंचा तो x की वैल्यू तो l हो गई। अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो x की पावर -1/2 और x की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, पावर भाई क्या होता था, अगर इसका इंटीग्रेशन करते तो पावर में एक ऐड करते थे, है ना, x की पावर n का होता था x की पावर n+1 अपॉन में n+1, तो -1/2 +1 यानी कि x की पावर 1/2 अपॉन में -1/2 +1 यानी 2 सामने आ जाएगा। लिमिट लगा देंगे बेटा कहां से कहां तक, 0 से लेकर के l तक और ये हो गया √g dt का, तो इंटीग्रेशन हो गया t, लिमिट लगा दी 0 से t तक। इसे अगर सॉल्व करेंगे तो 2x की पावर 1/2 का मतलब हो गया √n इक्वल टू √g टाइम्स ऑफ t। तो आगे आ जाएगा अपने पास में t इक्वल टू जो टाइम लगा, कितना टाइम लगा बेटा, वो टाइम लगा 2 टाइम्स ऑफ √l अपॉन में g, सीलिंग तक पहुंचने में इतना टाइम लगा। बड़ी आसानी से अपन लोगों ने ये बात कैलकुलेट कर ली। अच्छा दूसरा तरीका और हो सकता था, अगर मैं निकालता तो डायरेक्ट निकाल देता। मैंने कहा कि यहाँ पर जो स्पीड है, इसकी जो स्पीड है वो √t मतलब टेंशन के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है यानी एक्सेलरेटेड है, और मेरे बच्चे अच्छे से जानते हैं कि टेंशन जो है वो एक्सेलरेशन g के ऊपर डिपेंड कर रही है। इसका मतलब मैं एक्सेलरेशन अगर g को मानूं तो s इक्वल टू तो बेटा हाफ a² होगा, इसलिए 0, स्पीड टेंशन 0 है। और a की जगह अगर मैं g लिखूं और s की जगह अगर मैं l लिखूं, ना गलत आएगा, सॉरी गलत है, ठीक है कोई नहीं, तो यहां से ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो। थर्ड इसका पार्ट क्या दिया, थर्ड ये दिया कि अ पार्टिकल ड्रॉप्ड फ्रॉम द सीलिंग एट द इंस्टेंट द बॉटम एंड इज गिवन द जर्क वेयर विल द पार्टिकल मीट द पल्स। एक कोई पार्टिकल है वो सीलिंग से ऐसे फेंका गया, यहां से किसी पार्टिकल को सीलिंग से ड्रॉप किया गया, यहां पर कोई पार्टिकल था उसे सीलिंग से ऐसे करके गिराया गया और इसी टाइम पर वेव यहां से चली। तो इन्होंने कहा कि जो वेव की पल्स है और पार्टिकल एक दूसरे से कहां पर मिलेंगे। अच्छा एक चीज ध्यान देना, जब ये पूछा कि वेव की पल्स और पार्टिकल एक दूसरे से कहां पर मिलेंगे तो ध्यान देना, जैसे जैसे ये पार्टिकल नीचे की तरफ आता जाएगा तो ये यहां से यहां तक जब पहुंचा भाई, ये यहां से यहां तक पहुंच के इसने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की उतनी ही तो डिस्टेंस वेव ने यहां से यहां तक, उतनी डिस्टेंस उतने ही टाइम में तो वेव यहां से यहां तक पहुंची, तभी तो दोनों एक दूसरे से मिले। भाई देखना समझो, जितने टाइम में ये पार्टिकल यहां से यहां तक पहुंचा उतने ही टाइम में ये वेव यहां से यहां तक पहुंच गए और दोनों मिल गए। यानी मैं इन दोनों का टाइम अगर इक्वेट कर दूं तो काम मेरे ख्याल से बन जाना चाहिए। तो क्या बनेगा समझो, अगर मैं यहां देखूं, मैं कह रहा हूं कि ये जो पार्टिकल है वो इससे x डिस्टेंस पर y डिस्टेंस पर आकर के मिलता है, यहां से सॉरी यहां से y डिस्टेंस पर आकर के मिलता है। तो पार्टिकल ने कितनी डिस्टेंस बेटा ट्रेवल की, बच्चे बोलेंगे कि सर बिल्कुल जाहिर सी बात है अंडर ग्रेविटी ये गिर रहा है तो y इक्वल टू हाफ gt² से पहुंचा, तो इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल की वो y के इक्वल ट्रेवल की, वो हाफ gt² होगी। तो यहां से टाइम की वैल्यू अगर निकालेंगे तो वो तो मेरे बच्चे हो गए 2y अपॉन में g, √2y अपॉन में g। जितने टाइम में पार्टिकल यहां से आ गया उतने टाइम में तो ये वेव यहां से आ जाएगी। अगर ये डिस्टेंस y है, अगर ये डिस्टेंस y है तो मेरे बच्चे कहेंगे सर ये तो l - y हुई, यार x नहीं मैं इससे ऊपर ले रहा हूं, ये x अलग था, वो अलग पॉइंट है, ठीक है। तो वेव यहां से यहां तक चली। अच्छा वेव को चलने में जो टाइम लगता था, क्या मेरे बच्चे ये बोलेंगे कि सर ये तो 2 टाइम्स ऑफ √LYG, l डिस्टेंस चल रहे थे तब लगा था, और अगर मैं केवल l - y डिस्टेंस चलूंगा तो मेरे ख्याल से टाइम तो लिमिट ही तो चेंज करनी, तो उसकी जगह l - y लिख दिया। तो टाइम जो लग जाएगा इधर से इधर पहुंचने पर वेव को जो लगा हुआ टाइम आएगा वो कितना हो जाएगा, √2 टाइम्स ऑफ l - y टाइम्स ऑफ g। क्या मैं इन दोनों टाइम को इक्वेट कर सकता हूं? बच्चे बोलेंगे हाँ सर क्यों नहीं इक्वेट कर दो, इन दोनों टाइम को इक्वेट कर दो। तो इक्वेट किया तो बन गया 2y अपॉन में g इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ l - y अपॉन में g। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया, स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो ये बन जाएगा 2y इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ l - y, यानी हो गया 2y इक्वल टू 4l
-4y, ये इस तरफ टर्म आ जाएगा तो ये हो जाएगा अपने पास में 6y इक्वल टू 4l। तो y की तो वैल्यू आ गई बेटा 12/3। मतलब अपने अपर एंड से सीलिंग से ये दोनों मिलेंगे जाकर के 12/3 मीटर दूर। ये बात तो क्लियर हो गई। अगर पूछा जाए कितने टाइम में मिलेंगे तो यार टाइम जो है, जो भी y की वैल्यू आई यहां पर उठा करके पुट कर देंगे, अपने को टाइम भी मिल जाएगा। यहां तक सारी बातें क्लियर है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बच्चों को ये बात समझ में आई होगी। एक न्यूमेरिकल और देखते हैं, नेक्स्ट ध्यान दो। इस न्यूमेरिकल में दे रखा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक द साउंड वेव टू ट्रेवल द डिस्टेंस l between the points A and B if the air temperature between them varies linearly from T1 to T2. The velocity of sound propagation is equal to the B equal to under root of B equal to alpha under root of T, where ये जो T दे रखा है वो तो टेम्परेचर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखो, अगर टेम्परेचर बेटा वेरी करेगा ना तो टेम्परेचर वेरी करने से बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। मैं किसी गैस की ही बात कर रहा हूँ, अगर टेम्परेचर वेरी करेगा तो टेम्परेचर वेरी करने पर क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की बढ़ती है, और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो स्पीड भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इनका कितना टाइम लेगा, जब स्पीड चेंज हो रही वेरिएबल है, टेम्परेचर के साथ में इनका इस तरीके से डिपेंड भी कर रही है। वैसे आगे तो मैं पढ़ाऊंगा, तो अगर इस तरीके डिपेंड कर रही है तो इसका मतलब स्पीड क्या होगी, चेंज होगी। अगर चेंज हो रही है स्पीड तो अपन लोग इंटीग्रेशन का सहारा लेते हैं। चलो करते हैं इस न्यूमेरिकल को, ध्यान दो। मान लो किसी मीडियम में ये दो पॉइंट है, एक पॉइंट है अपने पास में A और ये दूसरा पॉइंट, तो मेरे बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो B है, यहां पर गिवन है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो तो L है, कोई दिक्कत नहीं। अब इन्होंने बोला कि टेम्परेचर यहां पर लीनियरली वेरी करता है, यहां पर तो टेम्परेचर है T1 और यहां पर तो टेम्परेचर है T2, और ये लाइन लीनियरली ऐसे वेरी कर रहा है। तो हमें बतानी है कि कितना टाइम लगेगा अगर B की वैल्यू अंडर रूट ऑफ अल्फा इंटू टी है। तो अपने पास में एक प्लान है बेटा। इसका प्लान ये है कि अगर मैं ये टेम्परेचर किसी डिस्टेंस, किसी एक x वैल्यू पर निकाल लूं और उसे अपन लोग यहां पर x के टर्म में लिख दूं और B की जगह dx ओवर dt लिख दें और फिर इंटीग्रेट कर दें और लिमिट l लगा देते हैं x की 0 से l, तो टाइम आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है, कर सकते हैं यार। तो एक काम करते हैं, टेम्परेचर को अगर निकाले तो मान लो ये कोई मीडियम है, तो मीडियम में एक कोई, मैं इस मीडियम का एक मीडियम में मान लो एयर थी, तो उसकी मैंने क्या कर लिया, उसमें एक एज्यूम कर लिया एक सिलेंड्रिकल कॉलम। मैंने एक सिलेंड्रिकल कॉलम यहां एज्यूम किया। सिलेंड्रिकल कॉलम एज्यूम करने के बाद मैंने कहा कि यहां से इस वाले एंड से x डिस्टेंस दूर, इस वाले एंड से x डिस्टेंस दूर यहां पर जो टेम्परेचर है अगर वो निकल आए तो काम बन जाएगा। बच्चे बोलेंगे बड़ी आसानी से निकल आएगा सर। मैंने कहा कि यहां पर टेम्परेचर तो मैंने लेट कर लिया, कितना x डिस्टेंस दूर, t है। अच्छा, अगर ये टेम्परेचर लीनियरली वेरी कर रहा है, मतलब एक लाइन में वेरी कर रहा है, तो क्या इनका टेम्परेचर ग्रेडियंट इक्वल होगा? मेरे बच्चे बोलेंगे हाँ सर, अगर लीनियरली टेम्परेचर वेरी करता है तो टेम्परेचर ग्रेडियंट इक्वल होता है। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पर T2 माइनस T1, अगर T2 ज्यादा बड़ा है तो T2 माइनस T1 अपॉन में लेंथ L, ये टेम्परेचर ग्रेडियंट हो गया। ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज अपॉन में, चेंज विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन, दैट इज कॉल्ड द ग्रेडियंट। तो T2 चेंज क्या होगा, टेम्परेचर का चेंज T2 माइनस T1 अपॉन में लेंथ L इक्वल टू यहां का टेम्परेचर यानी T माइनस T1 अपॉन में यहां से यहां तक की लेंथ x, ऐसे वेरी कर गया। अब यहां से अगर मैं वैल्यू निकालूं T की, तो T माइनस T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, वो तो हो जाएगा x टाइम्स ऑफ T2 माइनस T1 अपॉन में L, सॉरी अपॉन में L। अपॉन में L। सो T की वैल्यू तो आ गई T1 प्लस x टाइम्स ऑफ T2 माइनस T1 अपॉन में L। ये तो T की वैल्यू आ गई। अब मैं यहां पर स्पीड की जगह, भाई स्पीड ऐसे दे रखी b इक्वल टू अल्फा अंडर रूट ऑफ t, यहां पर टेम्परेचर की जगह ये वैल्यू रखूंगा और ये वैल्यू तो मेरे बच्चे बोलेंगे कि सर T1 प्लस T2 माइनस T1 अपॉन में L टाइम्स ऑफ x। मुझे तो टाइम कैलकुलेट करना, कितना टाइम लगेगा a से b तक पहुंचने में। तो क्या मैं b को dx ओवर dt लिख सकता हूं? बच्चे बोले बिल्कुल सर, क्यों नहीं लिख सकते हो। dx ओवर dt इक्वल टू अल्फा टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ T1 प्लस T2 माइनस T1 अपॉन में L टाइम्स ऑफ x। और यहां से अगर मैं
एक्स वाले टर्म को इधर ले आऊं तो ये हो गया dx अपॉन में अंडर रूट ऑफ t1 प्लस t2 माइनस t1 अपॉन में l टाइम्स ऑफ x, और ये बन गया अल्फा टाइम्स ऑफ dt। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब समझो जरा, मैं अगर इसे इंटीग्रेट करना चाहूं तो इंटीग्रेशन में मैं एक लिमिट लगाऊंगा, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक चले, यानी 0 से l तक, और ये हो गया 0 से t। अब बेटा देखो, इसका इंटीग्रेशन बहुत टिपिकल काम नहीं, केवल अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन कर लेना, बस काम बन जाएगा। अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन मेरे बच्चों को अच्छे से पता है कि अगर मैं कहूं कि रूट एक्स का इंटीग्रेशन करो तो बच्चे कहेंगे रूट वन अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन, तो 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट एक्स आएगा। भाई इस पूरे को रूट एक्स माना, तो यहां पर एक्स का जो मल्टीप्लायर होता है उसे डिवाइड कर दिया करते हैं जब भी अपन लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, मैंने आसानी से ये तरीका बहुत बार बताया हो बेटा पीछे चैप्टर्स में। तो ये बन जाएगा अपने पास में t2 माइनस t1 अपॉन में l, ये जो मल्टीप्लायर है इसे डिवाइड कर देते हैं, और इधर बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट एक्स, एक्स तो इतने को माना है, यानी 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ t1 प्लस t2 माइनस t1 अपॉन में l टाइम्स ऑफ x। लिमिट रखेंगे बेटा 0 से लेकर l तक, और इधर तो बन गया अल्फा इंटू टी। इसको मैं एक अगले पेज पे कर लेता हूं, ध्यान देना क्या बना अपने पास में, अल्फा इंटू टी इक्वल टू l, ये ऊपर पहुंच जाएगा अपॉन t2 माइनस t1, यानी l अपॉन में t2 माइनस t1 इंटू 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ t1 प्लस t2 माइनस t1 अपॉन में l टाइम्स ऑफ x इंटू 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ t1 प्लस t2 माइनस t1 अपॉन में l टाइम्स ऑफ x, लिमिट 0 से l। ये बन गई, हाँ बिल्कुल क्लियर, ठीक है। अब क्या काम करते हैं, पहले एक बार अपर लिमिट रखेंगे, उसके बाद रखेंगे लोअर लिमिट। तो यहां बनेगा अल्फा टी इक्वल टू l अपॉन में t2 माइनस t1 इंटू 2 टाइम्स ऑफ अपर लिमिट। देखो बेटा अपर लिमिट क्या होगी, x की जगह l पुट करेंगे, यानी t1 प्लस t2 माइनस t1 अपॉन में l टाइम्स ऑफ x की जगह l लिख दिया, माइनस फिर से अंडर रूट ऑफ लोअर लिमिट x की जगह 0 पुट करोगे तो यहां तो बचेगा सिर्फ t1। l से बेटा l कैंसिल, t1 से t1 कैंसिल, तो बचा अपने पास में अल्फा t इक्वल टू l अपॉन में t2 माइनस t1 इंटू 2, ये बन गया अंडर रूट ऑफ t2 माइनस t1 अंडर रूट ऑफ t1। क्या मेरे बच्चे देख रहे होंगे इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? क्या बच्चे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अल्फा इंटू टी l अपॉन में t2 माइनस t1 को मैं लिख सकता हूं रूट t2 माइनस रूट t1। भाई ये रूट t2 का स्क्वायर है और ये रूट t1 का स्क्वायर है, तो रूट t2 माइनस रूट t1 इंटू रूट t2 प्लस रूट का t1 इंटू 2 टाइम्स ऑफ रूट t2 माइनस अंडर रूट ऑफ t1। ये टर्म और ये टर्म तो कैंसिल हो गया, तो बच्चा अपने पास में t की वैल्यू आ गई 2l अपॉन में अल्फा टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ t1 प्लस अंडर रूट ऑफ t2। बच्चे कहेंगे बड़ी आसानी से आ गया न्यूमेरिकल। अच्छा, इस न्यूमेरिकल की अगर बात करें बेटा तो एक तरीका और हो सकता था, इन्होंने ये बोला कि ये लीनियरली यहां से यहां तक चल रही है, और जब कोई चीज लीनियरली चला करती ना तो एवरेज वैल्यू से काम चल जाता है। उसकी अगर एवरेज वैल्यू निकाल लो, कोई भी चीज लीनियरली वेरी करे तो एवरेज वैल्यू निकाल लो, इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वहां से काम चल जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग ये ट्रिक लगा करके कि अगर मान लो वेव लीनियरली चल रही है और वेव की स्पीड जो है, अगर मैं देखूं वेव की स्पीड, तो T1 टेम्परेचर पर जो वेव की स्पीड है वो तो होगी अल्फा अंडर रूट ऑफ T1, और T2 टेम्परेचर पर जो वेव की स्पीड होगी वो अल्फा अंडर रूट ऑफ T2। और ये तो लीनियरली वेरी कर रहा है टेम्परेचर, तो वेव भी लीनियरली वेरी कर रही है, तो वेव की जो एवरेज आएगी स्पीड वो तो हो जाएगी v1 प्लस v2 अपॉन में 2। तो अगर वेव की एवरेज स्पीड आ गई अपने पास में, वो कितनी आ गई, v इक्वल टू v1, v1 की वैल्यू तो अल्फा अंडर रूट ऑफ T1 प्लस अंडर रूट ऑफ T2, भाई अल्फा कॉमन ले लिया अपॉन में 2, ये आ गई। अब मैं कहूं कि टाइम बताओ, तो टाइम तो बेटा बोलेंगे कि डिस्टेंस अपॉन में एवरेज स्पीड, और डिस्टेंस तो l है और एवरेज स्पीड तो आ गई अल्फा अंडर रूट ऑफ T1 प्लस अंडर रूट ऑफ T2।
अपॉन में 2, ये 2 तो ऊपर पहुंच जाएगा तो बन जाएगा टाइम कितना आ गया बेटा 12 अपॉन में अल्फा अंडर रूट ऑफ t1 प्लस अंडर रूट ऑफ t2। बस ये आसान तरीका था, स्ट्रिंग से भी खेल सकते थे। तो बच्चों ये बात मुझे लग रहा है कि वेव ऑन स्ट्रिंग वाली सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगली बार में हम लोग साउंड वेव या जो वेव होगी वो स्ट्रिंग के अलावा भी दूसरे किसी मीडियम में ट्रेवल करेगी, यानी गैसेस में कैसे ट्रेवल करेगी या लिक्विड में किस तरीके से ट्रेवल करेगी या किसी और सॉलिड में किस तरीके से वेव ट्रेवल करेगी, उनकी स्पीड के फॉर्मूले और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।